हेलो मित्रों, आज हम लोग जो है वो पॉलिटी के अगले चैप्टर, पॉलिटी को कंटिन्यूस करते हुए अगले चैप्टर पढ़ेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए मतलब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। देखिए, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इसी को जो है शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एनआईए। ठीक है, एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। पहले तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अन्वेषण जो शब्द है आपका, वो उससे तात्पर्य क्या है, उसका मीनिंग क्या है। देखिए, इसका मीनिंग होता है कि मतलब खोज या फिर जांच करना। ठीक है, किसी मामले की जांच करना या कि खोज करना। ठीक है, तो अन्वेषण से हमने समझा कि खोज या जांच करना। अच्छा भैया, देखिए एनआईए जो है वो उसका मतलब, अगर एनआईए की स्थापना क्यों गई, एनआईए का गठन क्यों किया गया। देखिए, भारत में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एनआईए की स्थापना की गई थी। और एनआईए का ये उद्देश्य है कि जो भी आतंकवादी संगठन है उनकी गतिविधियों पर नजर बनाकर उनके योजनाओं को जो है विफल कर दिया जाए। ठीक है, तो ये एनआईए का जो है एक उद्देश्य हो सकता है। और इसका गठन भैया इसलिए किया गया क्योंकि भारत में आतंकवाद को समाप्त करना था। अच्छा देखिए, एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 2009 में। ठीक है, तो एनआईए की स्थापना 2009 में होती है। और इसके लिए जो अधिनियम आया था वो आया था 2008 में। एनआईए का अधिनियम आया था 2008 में। कौन सा अधिनियम आया था? आया था कि अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम। ठीक है, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम कब आया था? ये 2008 में आया था। और वही एनआईए की स्थापना इसी अधिनियम के तहत 2009 में की गई। ठीक है, अच्छा, इस अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए थे उसके अंतर्गत जो है एनआईए की स्थापना कर दी गई। अच्छा भैया, देखिए एनआईए जो है वो एक एनआईए जो है वो एक केंद्रीय आतंकरोधी, ठीक है, केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तक एजेंसी है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि एनआईए एक केंद्रीय मतलब केंद्र से जुड़ी हुई है कि ना कि राज्य से। ठीक है, तो केंद्रीय है, केंद्रीय और आतंकरोधी मतलब आतंक का विरोध करने वाला, या लिख सकते हैं। ठीक है, आतंकरोधी कानून प्रवर्तक एजेंसी है, कानून प्रवर्तक एजेंसी। तो एनआईए क्या है? एनआईए जो है केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तक एजेंसी है। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि एनआईए की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि भारत में जो है आतंकवाद को समाप्त करना था। और एनआईए का उद्देश्य यह हो सकता है कि जो है जितने भी आतंकवादी संगठन है उनकी गतिविधियों पर नजर बनाकर उनकी योजनाओं को जो है विफल कर दिया जाए। अच्छा, फिर हमने देखा कि एनआईए की स्थापना 2009 में की गई और इसके लिए जो अधिनियम आया था वो 2008 में आया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बस 2009 में जो है एनआईए की स्थापना कर दी गई थी। एनआईए जो है केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तक एजेंसी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एनआईए की स्थापना का जो विचार कब आया वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी स्थापना के बारे में कुछ और पॉइंट समझते हैं। देखिए, जब मुंबई में, आपको पता होगा 2008 में मुंबई में 26/11 वाला आतंकी हमला हुआ था, जिसे हम लोग 26/11 वाले मामले में जानते हैं। ठीक है, तो मुंबई में जो 2008 में आतंकी हमला हुआ जिसे हम लोग 26/11 वाले मामले के रूप में जानते हैं, उसी के बाद में एनआईए का जो है एनआईए की स्थापना एक पृष्ठभूमि के रूप में कर दी गई। ठीक है, इसी को पृष्ठभूमि रखते हुए एनआईए की स्थापना कर दी गई। ठीक है, क्योंकि उस टाइम इस आतंकी हमले के बाद में पूरे देश में जो भय और आतंक का माहौल बना था, उससे पूरे देश को एक ऐसे संघीय एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई थी कि जिसका उद्देश्य केवल आतंक से जुड़े अपराधों की रोकथाम करना था, जिसका उद्देश्य आतंक से जुड़े अपराधों की रोकथाम करना था। तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए जो है आपके एनआईए की स्थापना पृष्ठभूमि, इसे 26/11 वाले मामले को पृष्ठभूमि के रखते हुए जो है एनआईए की स्थापना कर दी गई भैया 2009 में। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि एनआईए का जो है मुख्यालय कहाँ है। देखिए, एनआईए का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो आपके दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। अच्छा, लेकिन दिल्ली में इसका मुख्यालय है, इसकी कुछ शाखा कार्यालय भी हैं। ठीक है, जो इनसे जुड़े हैं, तो इनकी शाखा कार्यालय कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। जितनी भी शाखा कार्यालय है, देखिए, एक तो आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर लिख लीजिएगा। दूसरा आपका जो है वो लखनऊ में है, तो लखनऊ हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरा आपके असम के गुवाहाटी में है। अच्छा, वो भी हम लोग लिख सकते हैं। रायपुर में है। ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, कोच्चि में है। ठीक है, कोच्चि में है। अच्छा, और एक है मुंबई में आपके। ठीक है, तो दिल्ली में तो इसका मुख्यालय है, लेकिन इसकी शाखा कार्यालय कुछ है जम्मू कश्मीर, लखनऊ, गुवाहाटी असम वाला, रायपुर और कोच्चि केरल, मुंबई, इतनी जगह जो है इसकी शाखा कार्यालय है। अच्छा,
देखिए इसका एक जो है विशेष अंग होता है, उसे जैसे ये बोला जाए कि एनआईए का एक विशेष टीम होता है या इसी का एक विशेष अंग होता है, जिसे हम लोग विशेषांग कोषांग सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है विशेष टीम को जो है कोषांग सेल कहते हैं। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं कोषांग सेल। अच्छा, कोषांग सेल, और इस कोषांग सेल को जो है क्या कहा जाता है, टीएफएफसी सेल। ठीक है, इस जो विशेष कोषांग सेल है उसे हम लोग जो है टीएफएफसी कहा जाता है, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टेरर फंडिंग फेक करेंसी। देखिए, टेरर फंडी फेक करेंसी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है या उसका कार्य होता है, इस टीम का जो विशेष कोषांग सेल है उसका कार्य क्या होता है, टेरर फंडिंग फेक करेंसी का उसका कार्य होता है कि जो जाली मुद्रा है और आतंकी वित्त पोषण से संबंधित मामलों की जानकारी को ये रखता है अपने पास। देखिए क्या क्या बोला हमने, देखिए इसका कार्य भैया जाली मुद्रा, ठीक है, जो भी मार्केट में जाली मुद्रा या नकली जो भी नकली मुद्राएं आ रही हैं, नकली नोट छप के आ रहे हैं, उन पर नजर रखना। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये है आतंकी वित्त पोषण। इससे क्या संबंधित है, देखिए आतंकी वित्त पोषण, आतंकी वित्त पोषण। देखिए आतंकी वित्त पोषण वाला संबंधित मामले से क्या मतलब है, आतंकी वित्त पोषण वाले संबंधित मामले से ये मतलब है भैया कि आतंकियों को जो है वो जो है पैसे या धन कहाँ से प्राप्त हो। जैसे आतंकी का मान लीजिए ये जो है संगठन है, तो इसको जो है पैसे मिलेंगे तभी तो ये जो है धीरे धीरे कुछ योजनाएं बनाएंगे कुछ करने के लिए, तो इनको जो है वित्त पोषण कहाँ से प्राप्त हो रहा है वो भी इनको पता करने का कार्य जो है वो टीएफएफसी का यानी टेरर फंडिंग फेक करेंसी का है। तो हमने विशेष कोषांग सेल को भी समझ लिया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए जो आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो एक महानिदेशक के अधीन कार्य करता है। ये जो है एक महानिदेशक के अधीन कार्य करता है, महानिदेशक के अधीन कार्य करता है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जो है महानिदेशक के अधीन कार्य करता है, और इसकी जो नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। इस महानिदेशक की नियुक्ति कौन करेगा, तो इस महानिदेशक की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार करेगा। अच्छा, केंद्र सरकार करेगी भैया। अच्छा, देखिए आगे इसको पावर क्या प्राप्त है इस महानिदेशक को। देखिए जो भी राज्य का पुलिस का महानिदेशक होता है, ठीक है, उसके बराबर जो है इस महानिदेशक को शक्तियां प्राप्त हैं। तो इस महानिदेशक की शक्ति में हम लोग लिख सकते हैं, महानिदेशक की जो शक्ति हो जाएगी वो बराबर किसी हो जाएगी, किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक के बराबर। ठीक है, महानिदेशक के बराबर। देखिए इस महानिदेशक के जो एनआईए जो है महानिदेशक के अधीन कार्य करता है, और उस महानिदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और यही महानिदेशक की जो शक्ति है, इस महानिदेशक की जो शक्ति है वो किसी राज्य के पुलिस के महानिदेशक के शक्ति के बराबर होती है भैया। तो हमने ये समझा कि ये जो है किसके अधीन कार्य करता था। देखिए ये एनआईए, ठीक है, एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है भैया वो किस मंत्रालय का भाग है आपके, वो जो है याद रखिएगा गृह मंत्रालय का भाग है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि किस मंत्रालय का भाग है, ये गृह मंत्रालय का भाग है। अच्छा, गृह मंत्रालय का भाग है। और ये जो है वो केंद्रीय, ये जो है ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि भारत सरकार के प्रशासन के नियंत्रण में कार्य करती है। ठीक है, प्रशासन के नियंत्रण में कार्य करती है। देखिए एनआईए जो है गृह मंत्रालय का भाग है, और ये जो है भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करती है। और ये जो है कार्य करती है, और देखिए और राज्य तथा देखिए सभी राज्य, देखिए केंद्र व राज्य, केंद्र सरकारें व राज्य सरकारें, ठीक है, केंद्र सरकारें व राज्य सरकारें जो है एनआईए में निर्दिष्ट कानूनों
एनआईए में निर्दिष्ट कानूनों के अपराधों की जांच के लिए जो है एनआईए की सहयोग प्रदान करती हैं। कोई भी केंद्र सरकार हो या पूरे देश की कोई भी राज्य सरकार हो, तो ये जो भी एनआईए में निर्दिष्ट कानून यानी जो भी एनआईए में दिए के कानून हैं उनके खिलाफ जो भी उस कानून जो भी कानून अपराधों के लिए बने हैं उन अपराधों की जांच के लिए जो है केंद्र तथा राज्य सरकारें एनआईए को पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करती हैं। हमने क्या कहा, हमने देखिए ये कहा कि ये गृह मंत्रालय का भाग है, भारत सरकार के केंद्रीय प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करता है और केंद्र तथा राज्य सरकारें इसको पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करती हैं जो भी एनआईए में निर्दिष्ट कानून बने हैं अपराधों की जांच के लिए। तो जांच के लिए जो केंद्र सरकारें तथा कोई भी राज्य सरकारें होती हैं वो जो है एनआईए को पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये तो अभी तक चल रहा था कि मतलब इसकी स्थापना कहाँ से हुई थी और मतलब हम लोगों ने समझा कि मतलब इसका संरचना क्या है थोड़ा बहुत, कि कौन जो है इसको हैंडल करता है, कौन चलाता है, ठीक है, किसके अधीन कार्य करता है, ये हो गया। अब आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो इसका पढ़ना है कि मतलब इसके उपयोग क्या है एनआईए के। ठीक है, एनआईए को लाने के जो एनआईए क्यों लाया गया इसका कारण बताइए आप। ठीक है, अच्छा, और इसका उपयोग थोड़ा बहुत बताइए, मतलब कि क्यों लाया गया ये भी बताइए और कारण थोड़ा बहुत इसको स्पष्ट कीजिए कि मतलब एनआईए जो है क्यों लाया गया। देखिए ये सवाल जो है जब एनआईए का विधेयक जो है जब भारत सरकार एनआईए का विधेयक जो है वो संसद में प्रस्तुत करती है। ठीक है, संसद में जब भारत सरकार एनआईए का जो विधेयक प्रस्तुत करती है इसे पारित करने के लिए, तो जो है ये जो है निम्नलिखित कारणों को अपना बयान करती है। इसको लाने के लिए जो है निम्नलिखित कारण बताती है। देखिए पहला कारण ये बताती है कि देखिए पहले कारण ये बताती है कि हाल ही में, पहला पॉइंट ये है कि हाल ही में पिछले कुछ वर्षों से, ठीक है, हाल ही में पिछले कुछ वर्षों से भारत सीमा पार से बड़े पैमाने पर आतंकी हमले का जो है शिकार रहा है। तो क्या देखिए कहती है कि हाल ही में पिछले कुछ वर्षों से भारत जो है वो सीमा पार, मतलब सीमा पार से जो है भारत सीमा पार से बड़े पैमाने पर आतंकी हिंसा का शिकार रही है, आतंकी हिंसा का शिकार रही है। अच्छा, और शिकार रही है। ठीक है, तो ये कहती है कि भारत पिछले कुछ वर्षों से जो है सीमा पार से बड़े पैमाने पर आतंकी हमले का शिकार रही है और ये आतंकी हमले जो है वो आपके अलगाववादी, ठीक है, वामपंथी और जनसंख्या जहां बड़ी जनसंख्या, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों पर तथा महत्वपूर्ण ठिकानों पर किए गए हैं। ये भी कहते हुए ये कहती है कि ये देखिए पहला हो गया ना, भारत सीमा पार से बड़े पैमानों पर आतंकी हिंसा का शिकार रहा है और ये जो आतंकी हमले किए गए हैं वो आपके वामपंथी, ठीक है, वामपंथी क्षेत्रों पर किए गए, अलगाववादी क्षेत्रों पर किए गए और आपके जो है जहां जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, वहां पर, और फिर जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं भारत के वहां पर किए गए, महत्वपूर्ण ठिकाने पर किए गए। पहला पॉइंट ये हो गया कि भारत सीमा पार से बड़े पैमाने पर आतंकी हिस्से का शिकार रहा है और ये जो है आतंकी हमले जो है वामपंथी, अलगाववादी, घनत्व और महत्वपूर्ण ठिकानों पर भारत के किए गए हैं। दूसरा पॉइंट ये कहती है कि ये जो आतंकी हमले हुए हैं, जो बड़े पैमाने पर आतंकी हमले हुए हैं, उनमें से अधिकतर मामले ऐसे हैं कि जिनमें जो है अंतर्राष्ट्रीय संबद्धताएं पाई गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबद्धताएं पाई गई हैं मतलब कि एक देश से दूसरे देश में संबद्धताएं पाई गई हैं और वहीं अंतर्राज्यीय भी संबद्धताएं पाई गई हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गुजरात है तो यहाँ पे दूसरा कोई हो जाएगा, मान लीजिए यूपी हो जाए, बिहार, ये अंतर्राज्य हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय में मान लीजिए जैसे कोई देश इंडिया है और इंग्लैंड है, या ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो जाएंगे। तो ये कहती है कि जो भारत जो है वो जो बड़ी पैमाने पर आतंकी हमले का शिकार रहा है उनमें से अधिकतर मामले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय संबद्धताएं पाई गई हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय संबद्धताएं पाई गई हैं। और दूसरे पॉइंट में ही और आगे जोड़ लीजिएगा कि इसमें जो है, देखिए इसमें जो है आपके जो है हथियार, और आगे बोलती है बताते हुए लाने के लिए जो कारण बता रही है उसमें कि हथियार व नशीली दवाओं की तस्करी हो रही, नशीली दवाओं की तस्करी, ठीक है, हथियार तथा नशीली दवाओं की तस्करी हो रही और सीमा घुसपैठ की कोशिश
हथियार और नस्ली दवाओं की तस्करी हो रही है और सीमा पार घुसपैठ हो रही। ये दूसरे कारण में लिख लीजिएगा, उसी में जोड़ लीजिएगा कि जो है बड़े पैमाने पर हथियार और नस्ली दवाओं की तस्करी हो रही और सीमा पार घुसपैठ की कोशिश हो रही। ये कारण बताते हुए जो है ये कहती है कि देखिए निम्न कारणों को दो कारण जो है बताते हुए, और 2 या 3 कारण और है। देखिए इतने कारणों को, उपरोक्त कारणों को बताते हुए भारत सरकार ये कहती है कि हमें एक ऐसी संघीय एजेंसी का निर्माण करना चाहिए जिसका उद्देश्य जो है आतंक से जुड़े अपराधों की रोकथाम करना हो। जैसे उसमें से ये हथियार तथा नशीली दवाओं जो भी है, इस पे जो है वो योजना बना रहे हैं उस पे जो है वो लोग नज़र रखें एजेंसी वाले, और इन योजनाओं को जो है विफल कर दें। अच्छा, और एक और बात देखिए, जो आपकी द्वितीय प्रशासनिक सुधार योजना आई थी, ठीक है, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार योजना ने भी ये मांग की थी कि भारत में ऐसी एक एजेंसी की निर्माण की जानी चाहिए। अच्छा, और कुछ विशेषज्ञ समितियों थे, जो भी कुछ विशेषज्ञ समितियां थी, तो बोला जाता है कतिपय, ठीक है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत, कतिपय का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा बहुत, तो कतिपय विशेषज्ञ समितियों ने भी एक ऐसी एजेंसी का निर्माण करने की समर्थन दिया था, ठीक है। ऐसी कतिपय विशेषज्ञ समितियों ने भी ऐसी जो है एजेंसी, NIA जैसी एजेंसी को जो है वो संगठन बनाने को जो है या फॉर्मेशन करने को जो है समर्थन अपना दिया था। तो हो जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार योजना तथा कतिपय विशेषज्ञ समितियों ने भी जो है NIA को जो लाने में जो है समर्थन दिया था। और वहीं 2 कारण वैसे ही भारत सरकार बता चुकी है। तो इन सबको जो है पूरे को ध्यान में रखते हुए जो है वो बनाया गया आपका NIA, ठीक है। और NIA को बनाने के चलते जो है इसे किस सूची में रखा गया, याद करिए, संघ सूची होती है, एक दूसरा राष्ट्र सूची होती है, तीसरा समवर्ती सूची में होती है। तो इसे क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा सहायता प्राप्त करनी थी और जो है केंद्र सरकारों द्वारा राज्य सहायता प्राप्त करनी थी, ठीक है, तो इसको इसलिए जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची पर प्रस्ताव रखा गया था ये कि समवर्ती सूची पे ये NIA को रखा जाए। तो ये हो गया कि जो भी लाने का कारण क्या था NIA को, और अगर लाने का कारण क्या थी, क्या क्या भारत सरकार ने NIA को लाने के लिए कहा था। अच्छा, अब NIA के जो है वो कुछ कार्य देख लेते हैं, ठीक है, कि NIA के कार्य क्या हैं। देखिए NIA का कार्य, ठीक है, कार्य में हम लोग पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, देखिए NIA कार्य में हम लोग ये लिख सकते हैं कि NIA कानून में अधिसूचित, देखिए NIA कानून में अधिसूचित विभिन्न कृत्यों के अपराधों के लिए, विभिन्न कृत्यों, ठीक है, जो भी विभिन्न कृत्यों के अपराधों के लिए जांच एवं अभियोजन, मतलब दोनों का मतलब एक है कि जांच एवं अभियोजन के लिए अधिकृत या फिर जांच एवं अभियोजन के लिए जो है अधिकृत है। अब इस पॉइंट का मतलब हम लोग समझते हैं, पहले कार्य का जो मतलब है। देखिए NIA का कार्य क्या है, NIA का कार्य ये है भैया कि जो भी NIA में निर्दिष्ट कानून, जो भी कानून दिए हैं उनमें जो विभिन्न कृत्यों के अपराधों के लिए जो भी कानून बने हैं उसको जो है लागू करने के लिए जो है कृत्यों के अपराधों के लिए जो है ये अधिकृत है। मतलब उसको जो है जो भी कानून दिए गए हैं NIA में जो भी कानून दिए गए हैं उसको जो है विभिन्न कृत्यों के अपराधों के लिए जो है वो जो है अधिकृत है। मतलब वो जो है उस पर जो है अगर कोई भी उस कानून के अंदर आता है तो उस पर जांच वो कर सकती है, और उसके तो NIA कानून में निर्दिष्ट विभिन्न कृत्यों के अपराधों के लिए, विभिन्न कृत्यों जांच एवं अभियोजन के लिए अधिकृत है। मतलब उसको जो है अधिकार है कि वो जांच उस पर कर सकती है, जो भी उसमें कानून के अंदर दायरे में आते हैं उसके अंदर जो है ये उस पर जांच कर सकती है विभिन्न कृत्यों के, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या लिख सकते हैं,
दूसरा ये लिख सकते हैं कि एनआईए के कार्य में कि एनआईए आतंक संबंधी मामलों की आतंक संबंधी सूचनाओं का, ठीक है, आतंक संबंधी सूचनाओं का संग्रहण, मिलान तथा विश्लेषण करती है। अब इससे मतलब क्या है? इससे मतलब ये भी है कि जितनी भी आतंक संबंधी सूचनाएं हैं वो अपने पास रखती है और उस सूचनाओं का जो है संग्रहण, मतलब एक जगह जैसे संग्रहण करती है और फिर जो है उसका मिलान करती है कि कौन किस मामले से जुड़ा हुआ है, तथा उसका विश्लेषण भी करती है, उसका जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो एनआईए आतंक संबंधी सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण व फिर मिलान करती है। अच्छा देखिए, तीसरा कार्य क्या है एनआईए का? एनआईए का जो तीसरा कार्य है वो ये है कि ये जो है एनआईए राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकारें तथा केंद्र सरकारें, ठीक है, एनआईए राज्य सरकारें तथा केंद्र सरकारें व इनकी एजेंसियों, जो विभिन्न खुफिया एजेंसियां हैं तथा अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ अपना जो इनपुट है वो साझा करती है, ठीक है। मतलब अपना जो भी संग्रहण की थी या आतंक संबंधी मामलों पे जितना भी संग्रहण की थी, मिलान और विश्लेषण की थी, वो जो है वो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें व अन्य जो है खुफिया एजेंसियों हैं उनके साथ में वो साझा कर सकती है। तो ये तो हो जाएंगे कार्य, ठीक है। अच्छा, एनआईए जो है अगर चाहे, ठीक है, तो अपने जो निर्दिष्ट कानून हैं, ठीक है, एनआईए अगर चाहे तो जो भी इसमें कानून है, ठीक है, उनको कानून को प्रभावी, ठीक है, प्रभावी बनाने के लिए, कानून को त्वरित या प्रभावी बनाने के लिए, कि वो कानून जो बने हैं वो प्रभावी रहे और त्वरित रहे, त्वरित तथा प्रभावी बनाने के लिए अन्य कदम उठा सकती है, ठीक है। ये भी इसमें है, अन्य कदम उठा सकती है। तो अगर ये चाहे तो एनआईए जो है वो अगर चाहे तो अपने कानून को जो है त्वरित एवं प्रभावी बनाने के लिए जो है वो अन्य कदम भी उठा सकती है। देखिए, इस तरीके से हम लोगों को जो है वो एनआईए की जो है कार्य समाप्त होता है। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे जो है आपका एनआईए का लक्ष्य क्या है और एनआईए की दृष्टि क्या है, देखने की जो विचारधारा है या फिर उसके लक्ष्य क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, एनआईए तो हम लोग अब पढ़ते हैं एनआईए के लक्ष्य के बारे में, ठीक है। एनआईए का लक्ष्य, एनआईए की दृष्टि, ठीक।